हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेटल और नॉन मेटल, जिसे हिंदी में बोलते हैं धातु और अधातु। धातु और अधातु से हम लोग वही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं वह क्वेश्चन कौन कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। बस इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस पैटर्न को आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है। इस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप पीरियोडिक टेबल का क्लास नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें बताए थे कि धातु और अधातु को कैसे पहचाना जाता है। तो धातु और अधातु को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पहचानते हैं। जैसे बात करते हैं कि जिस तत्व की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 आती है तब वह धातु कहलाती है। लेकिन जिस तत्व की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 से अधिक आती है तब वह अधातु कहलाती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि इसमें अधातु कौन सी है। फिर यहाँ से पूछा गया कि धातु कौन सी है। तो इस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन सी धातु है। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में बात किए थे कि सोडियम जो है वह धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब धातु कैसी है तो बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब याद रहेगा तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो सोडियम का, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मरकरी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आयरन का क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होती है वह होती है 11। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं तो KLM लिखते हैं, ठीक है। यदि हम लिखेंगे तो पहला आएगा 2, फिर आएगा 8, यानी 10 हो गया, बचा कितना 1 आ गया, तो ये टोटल हो गया 11। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आई तो 1 आया, तो वह हो गया धातु। तो आप पहले भी बात किए थे, यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 आता है क्या होती है, वह धातु कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं सल्फर के बारे में। तो सल्फर का जो परमाणु संख्या होती है वह कितना होती है, 16 होती है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। 8, 2, 10 और 6, 16 हो गया। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक आया तो वह क्या कहलाती है, अधातु कहलाती है। तो सल्फर जो है क्या है, अधातु है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है इससे 8 होती है। तो इसको हम लोग सजाएंगे कैसे, तो 2 और 6। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक आया, मतलब यह अधातु हो गया। ठीक इसी प्रकार से क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होती है वह होती है 17। इसको कैसे सजाएंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का एक सिंपल तरीका है 2, 8, 7, यानी कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया, 4 से अधिक आया, तो वह होती है अधातु। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुएं समायनित कैसी होती है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु जो होती है वह समायनित कैसी होती है। तो धातु विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक कौन सी है, तो विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक चांदी है, उसके बाद कॉपर है और कॉपर के बाद एल्युमिनियम है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का, निम्न में से कौन सी अधातु है। इस पैटर्न पर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है कि कौन सा अधातु है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि सल्फर जो है अधातु है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। आयरन का परमाणु संख्या कितना होती है, तो आयरन का परमाणु संख्या 26 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो 2, 8, 14, 2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया, तो 2 आया, तो 1, 2, 3 आता है तब वह धातु कहलाता है। तो आयरन धातु हो गया। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होती है, तो 29 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2, 8, 18, 1 लिखेंगे। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया, तो 1 आया, तो यह क्या हो गया, धातु हो गया। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।
अगला ऑप्शन है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या जो होती है वह 13 होती है। तो इसको कैसे सजाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो 2 8 3। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 आया तो वह क्या हो गया, वह धातु हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में मरकरी पाया जाता है, जिसे हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। मरकरी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो थर्मामीटर, बैरोमीटर और फ्लोरोसेंट में किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मरकरी का एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो मरकरी का एटॉमिक नंबर जो होती है वह 80 होती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का, धातुओं की आघात वर्धनीयता का अर्थ क्या होती है। तो धातुओं की आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है पतली चादर में बदलना बिना तोड़े हुए। तो जिसका अर्थ निकल गया शीट बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, तार बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। तो तार बनाने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। जब हम लोग धातु को खींचकर पतली तार बनाते हैं तो उसी को तन्यता के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सी है। तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि सबसे अच्छा विद्युत चालक जो है वह चांदी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, अधातुएं समानत होती है। तो अधातु जो होती है वह भंगुर होती है, क्योंकि इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यानी धातु का गुण इसमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि धातु को खींचकर हम पतली तार बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं होती है। अधातु में ये गुण नहीं होती है। तो इसका गुण कैसा होती है, भंगुर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है। तो ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेफाइट किसका अपरूप है। तो यह कार्बन का अपरूप है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पेंसिल की नोक में इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया से बनता है। तो धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तब क्या चीज़ का निर्माण करती है, तब धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब एल्युमिनियम या जिंक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तब उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं। तो अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सीजियम है। ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सीजियम है, लेकिन पोटेशियम को माना जाता है सबसे अभिक्रियाशील धातु। तो ऑप्शन नंबर पोटेशियम यहाँ सही आंसर हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम हवा और पानी के साथ बहुत तेज अभिक्रिया करती है, इसलिए इसे मिट्टी का तेल में रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, तो इसे मिट्टी का तेल में रखा जाता है। और एक बात आप और ध्यान में रखिएगा कि अभिक्रियाशील धातु जो होती है वह कौन कौन सी होती है, उसका सीरीज कैसी होती है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है वह पोटेशियम होती है। ध्यान रखिएगा। पोटेशियम के बाद सोडियम आती है, सोडियम के बाद कैल्शियम आती है,
कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आती है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आती है, एल्युमिनियम के बाद जिंक आती है, जिंक के बाद आयरन आती है और आयरन के बाद टीन आता है जिसे Sn से डिनोट करते हैं, टीन के बाद सीसा आता है जिसे Pb से डिनोट करते हैं और सीसा के बाद कॉपर आता है और कॉपर के बाद मरकरी आता है और मरकरी के बाद चांदी आता है और चांदी के बाद सोना आता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सोना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में इसमें से कोई सा भी 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये सीरीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में छपता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है वह सोना है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर होती है। अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि ऑप्शन में दे देगा और इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन सा है, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सोडियम। तो अभी बात किए थे कि पोटेशियम के जस्ट दूसरा नंबर पे कौन आया था, तो सोडियम आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अब यहाँ बात करेंगे कॉपर, तो कॉपर किसके बाद आया था, तो सीसा के बाद आया था, तो सीसा के बाद आया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिंक, जिंक किसके बाद आया था, गोल्ड किसके बाद आया था, तो गोल्ड चांदी के बाद आया था, जिंक एल्युमिनियम के बाद आया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा कर पूछता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि जंग लगना किस धातु की विशेषता है, तो जंग लगना आयरन धातु की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पर, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होती है, तो लोहे पर जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, एलॉय क्या होती है, एलॉय मतलब मिश्र धातु, ठीक है। तो मिश्र धातु क्या होती है, तो मिश्र धातु धातु और अधातु दोनों का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए था कि धातु और अधातु दोनों का मिश्रण हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी और डी दोनों होना चाहिए, क्योंकि मिश्र धातु जो है वह धातु और अधातु दोनों का मिश्रण हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे 19 नंबर का, स्टील किसका मिश्र धातु है, स्टील जो बना है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग स्टील के बारे में। तो स्टील जो है वह आयरन और कार्बन से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। ठीक इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीतल किससे मिलकर बना है, तो पीतल तांबा और जास्ता से मिलकर बना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांसा किससे मिलकर बना है, तो वह कॉपर और टीन से मिलकर बना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी एलपी 2018 में पूछा गया है कि पीतल पीतल मिश्र धातु है, तो किसका किसका है, यानी कि किससे मिलकर बना हुआ है। तो पीतल जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कांसा किससे मिलकर बना है, तो कांसा कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन है धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, तो धातुओं का निष्कर्षण आयस्क से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ गैंग कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट और कोरंडम इसका अयस्क है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमेटाइट जो है वह किसका अयस्क है? तो यह लोहा का अयस्क है। केलेसाइट किसका अयस्क है? तो यह कैल्शियम का अयस्क है। और जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? तब यह जिंक का अयस्क है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सी है? तो आयरन का प्रमुख अयस्क को हम लोग हेमेटाइट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि परराइट को हम लोग क्या कहते हैं? तो परराइट को हम लोग मूर्ख सोना के नाम से जानते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सुचालक होती है? तो चांदी जो होती है वह सबसे अधिक सुचालक होती है ऊष्मा का। चांदी के बाद कॉपर आती है और कॉपर के बाद एल्युमिनियम आती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखे होंगे क्योंकि हम लोग पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन नंबर कॉपर के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु को मिट्टी का तेल में रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर का। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सीजियम को मिट्टी का तेल में रखा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन सी धातु को मिट्टी का तेल में रखा जाता है। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सीजियम को मिट्टी का तेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है धातु का उदाहरण जो तार के रूप में खींची जा सकती है वह कौन सी है? तो धातु का उदाहरण दीजिए जो तार के रूप में खींची जा सकती है। तो तार के रूप में किससे खींची जा सकती है? तो सोना को खींचा जा सकता है, प्लेटिनम को खींचा जा सकता है, चांदी को खींचा जा सकता है, लोहा को, निकल को, जिंक और टीन को खींचा जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा तो आयरन के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि धातु का उदाहरण दीजिए जो तार के रूप में खींची जा सकती है। तो सोना को भी खींचा जा सकता है, प्लेटिनम को भी खींचा जा सकता है, चांदी को भी खींचा जा सकती है और लोहा जिसे आयरन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आयरन दिया है तो आयरन सही आंसर हो जाता है। निकल को भी खींचा जा सकता है, जिंक को भी खींचा जा सकता है और टीन का भी खींचा जा सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इतने धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 1 ग्राम सोने से लगभग कितना मीटर लंबा तार खींच सकते हैं? तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। इस बात पर आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन अधातु जो है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ब्रोमीन को प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का अधातु में सामान्यत कौन सा गुण पाया जाता है? तो अधातु में सामान्यत भंगुरता गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है क्योंकि तन्यता, आघातवर्धनीयता और चालकता जो है वह धातु का गुण है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तो सबसे अधिक तन्य जो होती है वह सोना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होती है? तो धातु के ऑक्साइड का स्वभाव जो होती है वह क्षारीय होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होती है? तो अधातु के ऑक्साइड का स्वभाव अम्लीय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है
कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु पूछेगा तो लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एलॉय नहीं है। तो पीतल, कांसा, स्टील ये सभी मिश्र धातु है। कॉपर जो से एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का कि कॉपर का अयस्क है। तो इस पैटर्न पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धातु का अयस्क क्या कहलाता है। तो कॉपर धातु का अयस्क क्या कहलाता है, तो कॉपर धातु का अयस्क क्विफराइट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। इस पैटर्न पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे अच्छी तरीक़ा से कवर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि जिंक का अयस्क क्या कहलाती है। तो जिंक का अयस्क जिंक ब्लेंड कहलाती है, जो कि हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं के संक्षारण को क्या कहते हैं। तो धातुओं के संक्षारण को क्या कहते हैं, तो उसे जंग लगना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र क्या होती है। तो लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे पर जब जंग लगता है तो उसकी परत किस रंग की होती है। तो लाल भूरे रंग की होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। तो गैल्वेनीकरण या पेंटिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, निम्न में से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे नीचे है। तो अभिक्रियाशील धातु में सबसे नीचे कौन सा था, तो सोना था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, कौन सी धातु जल से तीव्रता से अभिक्रिया करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम धातु जल से तीव्र अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम पर जंग नहीं लगती है क्योंकि। तो एल्युमिनियम हवा के संपर्क में आते ही अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, इसलिए जंग नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है कि एल्युमिनियम जो है हवा के संपर्क में आते ही अपने ऊपर ऑक्साइड की परत एक बना लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जंग को रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तब जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है कि टीन का उपयोग किया जाता है। तो टीन का उपयोग सोल्डर बनाने में किया जाता है और डिब्बे पर परत चढ़ाने में किया जाता है। जैसे कि कभी कभी आप देखेंगे कि गुलाब जामुन खरीदते हैं, रसगुल्ला खरीदते हैं, तो डिब्बे में पैक हुआ रहता है। तो उस डिब्बे की परत चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है, डिब्बों पर कोटिंग में। तो ध्यान रखिएगा टीन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधातु उर्वरक बनाने में प्रयोग होती है। तो नाइट्रोजन अधातु उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन अधातु क्यों है, तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लोग समझेंगे तो कैसे समझेंगे, 2 और 5। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 5 आई, यानी कि 4 से अधिक आई, तब वह अधातु कहलाती है। इस बात को भी हम लोग जानते हैं। ग्रेफाइट किसका अपरूप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।
अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीरा, फुलरिन और ग्रेफिन किसका अपरूप है। तो हीरा, फुलरिन और ग्रेफिन वो भी कार्बन का अपरूप है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डायमंड किसका अपरूप है। तो डायमंड भी कार्बन का अपरूप है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु सिक्के बनाने में प्रयोग होती है। तो गोल्ड हो गया जिसे सोना बोलते हैं, चांदी और कॉपर जिसे तांबा बोलते हैं, ये सभी धातु सिक्के बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु चुंबकीय है। तो आयरन धातु जो है वह चुंबकीय है, हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अधातुएं समानत इलेक्ट्रॉन को क्या करती है। तो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है। तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। जब धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब धातु इलेक्ट्रॉन के त्याग करती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का कि आयनिक बंध बनता है। तो आयनिक बंध धातु और अधातु से मिलकर बनता है। तो यदि आप केमिकल बाउंड की क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं कि आयनिक बंध कैसे बनता है, सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, सभी को हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का कौन सा धातु का गुण नहीं है। निम्न में से कौन सा धातु का गुण नहीं है। तो धातु में चमक होती है, चालकता होती है, तैनाता होती है, भंगुरता नहीं होती है, क्योंकि भंगुरता जो है वह अधातु का गुण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट विलयन में आयरन डालने पर क्या होती है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन में यदि हम आयरन डालते हैं तो कॉपर जमा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो साथियों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन बढ़े। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।